नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की 40 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और आपको मालूम है कि अब तो एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं और आपके लिए लाइव सिटीज भी लेकर आया है पोल ऑफ पोल्स, यानी कि महा एग्जिट पोल। तो आज हम आपको बताएंगे कि कितनी सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं और कितनी सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही हैं। और देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा दांव चल गया है और कौन सा दांव फेल साबित हुआ है। तो आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। एक तरफ हमारे साथ हैं कृनेश कुमार जी, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ हैं वीरेंद्र यादव जी। तो दोनों का लाइव सिटीज पर बहुत स्वागत है। चलिए, तो हम पहली सीट से शुरू करेंगे और पहली सीट है वाल्मीकि नगर की सीट। हम आपसे शुरू करेंगे, क्या लगता है आपको वाल्मीकि नगर किसका होने जा रहा है? वहाँ जदयू का चुनाव जीत रहा है, जदयू वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार उम्मीदवार है उसके, जदयू के। जी जी बिल्कुल। मतलब एक तरफ सुनील कुमार है और दूसरी तरफ है दीपक यादव। क्या लग रहा है, मतलब आपने साफ कह दिया सुनील कुमार जीत रहे? जी बिल्कुल। क्या वजह है, क्यों निकल रहे हैं सुनील कुमार? लोकल समीकरण, जाति समीकरण है उस हिसाब से, और दीपक जी नए वहाँ के लिए नए चेहरे हैं। अच्छा, इस वजह से भी बड़ी वजह है कि नए चेहरे थे, बाहर से आए थे, इसी स्थिति में निकल सकते हैं। मतलब संभावना सुनील कुमार के लिए है। संभावना सुनील कुमार के हक में काम करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है किसका होने जा रहा है? वहाँ से दीपक यादव चुनाव जीत रहे हैं। वहाँ वह पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी के बाद वह राजद में आए हैं, और जो वहाँ वाल्मीकि नगर से पहले हाजीपुर में चुनाव हुआ है। और एक मैसेज गया है कि कुशवाहा और कुर्मी ने पासवान को वोट नहीं दिया है, तो इसका असर भी वहाँ पासवान का वोट भी उसको मिला है, बीजेपी का कुछ कैडरों का वोट मिला है, यादव और मुसलमान का वोट मिला है, और लेफ्ट का कैट मिला है। तो कुल मिला के यह स्थिति वहां से दीपक यादव के पक्ष में बन रही है। और जिस तरह के माहौल बने हैं वह सुनील कुमार जो जेडीयू को उम्मीदवार है उसके खिलाफ माहौल है, और दीपक यादव सुनील कुमार के खिलाफ है वहां पर। हाँ, जिस तरह से हवा बना, 20 का बदला नीतीश ने 24 में चिराग से ले लिया है। तो इसका बड़ी बात कह रहे हैं वही आप। पासवान का वोट टूटा है, इस सब का फायदा उसको मिल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि 20 का बदला 24 में ले लिया गया, जेडीयू ने ले लिया चिराग पासवान के साथ। अच्छा। तो उसका फायदा वहाँ उसको मिल रहा है। और देखिएगा वाल्मीकि नगर फायदा महागठबंधन को मिल रहा है। जिस दिन वाल्मीकि नगर में चुनाव था, नीतीश कुमार ने चुनाव से एक दिन पहले चिराग पासवान को सीएम हाउस में बुलाया, वही कंट्रोल करना था, डैमेज कंट्रोल, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया है। और वहाँ पासवान का भी वोट राजद उम्मीदवार को मिला है। और जिस तरह से उसने माहौल बनाया है वह दीपक यादव के पक्ष में, वो कई वर्षों से तैयारी कर रहा था। अमित शाह भी उसके पक्ष में एक बार गए थे मीटिंग करने के लिए, और तेजस्वी ने वहां जाकर उसको पार्टी में शामिल कराया। तो कुल मिलाकर वहां का माहौल राजद के दीपक यादव के पक्ष में है। मतलब आप कह रहे हैं कि वहां से दीपक यादव निकल रहे हैं। चलिए, अब हम दूसरी सीट का जिक्र करेंगे और दूसरी सीट है पश्चिम चंपारण की सीट। यानी कि एक तरफ है संजय जायसवाल, तो वहीं दूसरी तरफ है मदन मोहन तिवारी। क्या लगता है वीरेंद्र जी, किसका होने जा रहा है? वहाँ से पलड़ा भारी है संजय जायसवाल का, जो भाजपा के उम्मीदवार है। संजय जायसवाल का पलड़ा भारी है, वजह क्या है? लगातार 3 बार से एमपी है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके माहौल उनके अनुकूल है। और मदन मोहन तिवारी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पहले बार एक आध विधायक रह चुके हैं, लेकिन बहुत प्रभावकारी उम्मीदवार नहीं थे उस हिसाब से। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दमदार नहीं दमदार नहीं थे जी। अभी बड़ी वजह है चुनाव, मतलब कि हल्का कैंडिडेट दिया है महागठबंधन ने। दिया है, दिया ना, हमको दे दिया, लेकिन हल्का साबित हुए वो। हल्का साबित हुए वो। आपको क्या लगता है पश्चिम चंपारण किसका? चंपारण से कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी जीत रहे हैं। उसके पक्ष में यादव, मुसलमान, लेफ्ट के कैडर के साथ साथ वहां राजपूत का बड़ा वोट मिला है, फिर भूमिहारों का वोट मिला है, ब्राह्मण का एक बड़ा हिस्सा मिला है, और 22 वर्ग का वोट मिला। जिस तरह 22 का वोट शिवहर में टूटा, राजपूत के खिलाफ गया है, तो कुछ राजपूतों ने भी मदन मोहन तिवारी के पक्ष में वहां वोट किया है वाल्मीकि नगर में। तो इसका माहौल उसी से पक्ष में बना है। जो भूमिहार वोट महागठबंधन को नहीं मिला था, वह भूमिहार वोट भी मिला है, राजपूत का भी वोट मिला है। तो इससे वहां मदन मोहन तिवारी की स्थिति मजबूत स्थिति है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये सीट जो है वो भी महागठबंधन महागठबंधन खाते में जा रही है।
खाते में जा रही हाँ। है, मतलब कि एंटी इनकम्बेंसी काफी हाँ थी। काफी है इसका फायदा हुआ है हाँ वहाँ हो रहा है। जी। और कई चुनाव से पहले कई दंगा भी उस इलाके में हुए हैं, और मुस्लिमों की आबादी वही अच्छी है, और चंपारण लेफ्ट का भी आंदोलन का जगह रहा है, तो लेफ्ट का भी हर जगह वहाँ लोग है, तो इसका भी फायदा। और 1991 के लोकसभा के चुनाव के बाद जी। पहली बार उस लेफ्ट और राजद का या कहीं समझौता, मुकम्मल समझौता हुआ है, इसका फायदा भी राजद को चंपारण में मिला है। मुकम्मल समझौते का फायदा मिला है चंपारण में, बड़ी बात आप कह रहे हैं। चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है पूर्वी चंपारण की सीट। हमें पता है कि यहाँ पर एक तरफ है राधा मोहन सिंह, तो वहीं दूसरी तरफ है राजेश कुमार। क्या बिल्कुल क्या लगता है? राजेश कुमार के पक्ष में पलड़ा भारी है यहाँ पे, और कुशवाहा वोट के साथ राजेश कुमार खुद कुशवाहा जाति से आते हैं, उनका एक बड़ा वोट जाति के इलाके में काफी है। बिल्कुल। फिर यादव का वोट है, मुसलमान का वोट है, ये बाकी जो अन्य जातियां हैं, मिक्स जातियां, उसका भी लाभ मिला है, लाभ इनको राजेश कुमार को। और राजेश कुमार का चूंकि कुशवाहा होना बड़ा फैक्टर काम किया उनके पक्ष में, बड़ा फैक्टर काम किया है उनके उन जाति और उनके। हाँ, हालांकि पार्टी बहुत महत्वपूर्ण था, वीआईपी। देखिए मतलब आपने वीआईपी का खाता खोल, वीआईपी का खाता खाता वीआईपी का नहीं है, खाता तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव वीआईपी तो सिर्फ झंडा बैनर ले घूम रहे हैं लोग। जी। सब उनका वर्कर आरजेडी का, वोट आरजेडी का, सब खाली एक होता है ना, पीठ उठा लेना, कंधा बैठा लेना, बस कंधा बैठा लिए हैं। वीआईपी मतलब आरजेडी होता है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से वीआईपी मतलब आरजेडी होता है, यानी कि आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के बिना मुकेश सहनी अधूरे जीरो है। जीरो है। हाँ बिल्कुल। चलिए आपको क्या लगता है किसका होने जा रहा है? राधा मोहन सिंह जीतेंगे, उसको राजपूत के साथ साथ भूमिहार का, बनिया वर्ग का वोट मिल रहा है, और बीजेपी के कैडर वह अंतिम बार चुनाव लड़ रहे थे, और उसके पक्ष में माहौल खूब बिलके थे, खूब रोए थे, वीडियो वायरल हो गई हाँ, तो उसके पक्ष में माहौल है। उनको चुनाव टिकट मिलने से पहले रो रहे थे, उनको लग रहा था कि मेरा टिकट कट जाएगा, और यह चर्चा भी थी। अगर राजेश कुशवाहा की बात की जाए तो राजेश कुशवाहा को अंतिम में वीआईपी का टिकट दिया गया, अगर राजद से वो लड़ते तो उसके पक्ष में माहौल रहता। वहां उसके चुनाव चिन्ह खोजने में भी लोगों को कठिनाई हुई। क्या बात कर रहे हैं? और मतलब इसी वजह से ये सीट फंस गई है, और वहां से बिल्कुल एन मौके पर वीआईपी का चुनाव चिन्ह बदल गया। वहां से कई दूसरे लोग भी कैंडिडेट होने, जैसे रामा देवी जो बीजेपी के सांसद थी शिवहर की, उसका भी बेटी का लड़ने का था। शालिनी मिश्रा जो जेडीयू की एमएलए है, वो भी राजद से प्रयास में थी, करीब उसका भी फाइनल हो गया था। तो कुल मिलाकर जो इन लोगों का टिकट कटा है, और राधा मोहन सिंह को अंतिम समय में टिकट मिला, तो इसका फायदा भी राधा मोहन सिंह को मिला है, और राजपूत एक तरफा वोट उसको मिला है। और उस इलाके को मिलने जुलने वाले लोग हैं, आम लोगों से, कार्यकर्ता से भी मिलते रहे हैं। वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उस दौर में भी हम देखे हैं कि वो आम लोगों से मिलते जुलते और काम करने वाले लोग हैं। इसका फायदा उन्हें अंतिम मिला है, और वह अंतिम बार चुनाव अंतिम क्षण तक रोने का फायदा मिल गया। हाँ, उसे फायदा मिला, सीट बचा ली है। हाँ, वो अपनी सीट बचा ली है। चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है शिवहर की सीट। देखिए हमें पता है कि शिवहर में दो महिलाएं आमने सामने हैं, यानी कि एक तरफ है लवली आनंद, तो दूसरी तरफ है ऋतु जायसवाल। क्या लगता है कौन जीत रहा है? यहाँ पे जीतेंगी ऋतु जायसवाल। ऋतु जायसवाल जीत रही हैं? इसलिए कि वहाँ पे एक तो आनंद, लालू यादव की शेरनी जीत रही हैं। वो शेरनी है नहीं पता हमें, लेकिन अच्छा। जीतेंगी वही। और यहाँ चूंकि लवली आनंद को लेके, तो उनका जो पूरी कार्यशैली रही उनके परिवार वालों की, जो आनंद मोहन ने बकायदा अपनी सभाओं में बनियों के खिलाफ कहा कि भाई छोड़ा, बनिया मोदी समझेंगे, हम क्या जानते हैं। उसका एक आक्रोश है, जो दबंगता थी। कहा जा रहा था कि वो वीडियो जो है कट करके जो है पेस्ट किया गया, कारण सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब जो जनता सुनती है उसको तो लगता है कि भाई क्या कही थी। जब दूसरे के बारे में कह रही है, जो पहला वीडियो था, हम नहीं जानते कि बनिया कहाँ जाएगा, बनिया तो जाएगा मोदी के साथ में, हम कहाँ जाएंगे, मोदी के घर में जाएंगे। और दूसरा वीडियो घातक हो गया, हाँ घातक हो गया बयान उनका, और उनका जो कार्यशैली रही है एंटी पिछड़ों के खिलाफ में। अब जो बनिया का जो टिकट कटा था सीतामढ़ी में, तो उसका भी असर पड़ा है। बनिया उस पूरे इलाके में एक बनिया की नाराजगी थी भाजपा को लेकर। मतलब आप कह रहे हैं कि ऋतु जायसवाल यहाँ से निकल सकती है? हाँ जी बिल्कुल। चलिए आपको क्या लगता है शिवहर में ऋतु जायसवाल का जीतना तय है? चलिए कम से कम एक सीट ऐसी है जिस पर आप दोनों का मत मिल गया है, वो है शिवहर की सीट। शिवहर में यहाँ भाजपा की रामा देवी
मौजूदा सांसद थी, उसका टिकट काट कर दिया गया है इसको, लवली आनंद को, जेडीयू आनंद मोहन की पत्नी को ना इसको इनाम दिया गया है। जब आप देखे होइएगा 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में खेला हुआ है और सरकार बचाने का काम जो चेतन आनंद ने किया उसका इनाम इसको दिया गया है। और जो माहौल बने हैं तो वह इसके खिलाफ है। और 22 का 50% से ज्यादा वोट रितु जायसवाल को मिला है, यादव मुसलमान को भी मिला और एक माहौल उसके पक्ष में मिला बना है। इस हिसाब से रितु जायसवाल यहाँ से चुनाव जीत रही है, उसके जीतने में कोई इफवट नहीं है। मतलब कि लालू यादव की शेरनी की दहाड़ जो है जनता ने सुन ली है। लालू यादव की शेरनी कहा, वो तो पहले एक मुखिया थी, मुखिया के बाद जदयू में गई और जब भी तो राजद में गई, राजद में पहले जेडीयू में भी थी, अब राजद में है। तो शेरनी तो लगातार उसकी पार्टी में रहती तब ना शेरनी थी। कभी वो नीतीश की शेरनी थी, आज लालू की शेरनी है, कल राजद टिकट कट देगा, परसों तीसरी जगह चली जाएगी, तो वह लालू की शेरनी कैसे हो सकती है? अच्छा, लेकिन जीत तो रही है। जीत रही है, इतना है वो जीत रही है। जी। चलिए अब हम अगली सीट की चर्चा कर लेते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है सीतामढ़ी की सीट। और हमें पता है कि यहाँ पर एक तरफ अर्जुन राय है तो दूसरी तरफ है देवेश चंद्र ठाकुर। क्या लगता है किसकी फतह होने जा रही है यहाँ पर? दरअसल देवेश ठाकुर अकेले नहीं है, उनके नीतीश कुमार के प्रतिनिधि वहाँ पे है वो। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर के सर पर हाथ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। हाँ, बल्कि उनकी घोषणा पहले हो चुकी थी, चुनाव की लड़ेंगे चुनाव वहाँ सीतामढ़ी से, जब नीतीश जी आरजेडी के साथ थे तभी घोषणा हो चुकी थी। बाद में फिर समीकरण बदला तो पार्टी बदली, तो फिर चले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में याद है बिल्कुल कर चुके थे, दिल्ली में घोषणा हुई थी सबसे पहले, उस समय आरजेडी के साथ में थे वो। बाद में समीकरण बदला तो इधर चले, लेकिन उनकी दावेदारी, उनकी सीट सुरक्षित रही, जो घोषणा हो चुकी थी। संजय झा की टिकट हुई घोषणा थी, लेकिन तो भाग पीछे लगे राज्यसभा में, लेकिन इनकी जो सीट थी वो सेफ रही, उम्मीदवार जहाँ की तरफ बने रहे, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जनता ने वोटिंग के समय ज्यादा पक्ष रहा अर्जुन राय के पक्ष में। अर्जुन राय के पक्ष में एक तो यादव बहुल क्षेत्र है वो, इनका जो अपना वोट है देवेश चंद्र ठाकुर का, ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो ब्राह्मणों की बहुत ज्यादा संख्या इस इलाके में नहीं है, उस इलाके में संख्या ज्यादा बनियों की काफी है। और बनिया का टिकट कटा था, तेली जो बड़ी आबादी है उस इलाके की, तो 2 सीट पड़ता है और कहीं का भी, तो तेली की काफी आबादी है, तो उसकी नाराजगी भी थी जो कटा था सुनील कुमार पिंटू का टिकट, उस नाराजगी का भुगतान इनको भुगतना पड़ा। लेकिन ऐसा सुनने में आया कि देवेश चंद्र ठाकुर ने मना लिया था आखिर तक सुनील कुमार पिंटू। अरे पिंटू को मना लिया ना आप, लेकिन भोटरवा को नहीं माना पाया आप। अच्छा, उनमें गुस्सा था अंदर ही अंदर। हाँ भाई, हमारा जाति का उम्मीदवार है जो एमपी था, अब टिकट काट दिया, किसी और को दे दिया, तो गुस्सा जो जातियों का गुस्सा है ना, पार्टी शांत नहीं हुआ था। और फिर यादव मुसलमान बड़ी उस इलाके में काफी आबादी यादवों की भी है, मुसलमानों की भी है, और मिश्रित जातियां होती हैं। कुशवाहा का जो काफी हर जगह कुशवाहा ने वोट किया बहुत संख्या में आरजेडी के पक्ष में। मतलब आप ये सीट दे रहे हैं अर्जुन राय को? जी, अर्जुन राय को दे रहे हैं। आपको क्या लगता है सीतामढ़ी? अर्जुन राय जीत रहे हैं और वहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड हुआ है। अच्छा। और बैकवर्ड की वो सीट रही है। और देखिएगा चुनाव से 4 रोज पहले बिहार विधानसभा में अधिवक्ताओं की एक पैनल जारी की गई है हाई कोर्ट में, उसमें अधिकांश जिस जाति से है, ब्राह्मण जाति से देवेश चंद्र ठाकुर, उसी जाति के लोगों को प्राथमिकता दी गई है। और जब वह बिहार विधान परिषद के सभापति भी बने तो ब्राह्मण जाति के सचिव आए और उसी लोगों को दी गई है। और इसका कारण ही है कि वह अर्जुन राय जीत रहे। जब इसकी उम्मीदवारी की घोषणा की गई उस दौर में भी देखे होइएगा कि जदयू के जो पिछड़े नेता थे उन लोगों ने विरोध किया। जो रंजू गीता पूर्व वित्त मंत्री है वह तो चुनाव में घूम रही थी इसके समय, और जब जिनके नाम उम्मीदवारी की घोषणा हुई तो सबसे पहले विरोध वही कर रही थी। तो आप कह सकते हैं कि इस सीट पर बैकवर्ड फॉरवर्ड हुआ है और यहाँ राजद के अर्जुन राय की स्थिति मजबूत है। यादव और मुस्लिम बहुल यह सीट है और उनकी जीत भी करीब करीब तय है। तय है। चलिए जो 8 वकीलों की बात थी, जो काउंसिल पे वकील 10 में 8 से ब्राह्मण थे, तो उसका भी गुस्सा था कि देखा सत्ता में अलग हो, ब्राह्मण भर दिल तो बिल्कुल उसका बड़ा उसका भी असर पड़ा लास्ट तक, उसका भी अंतिम तक असर पड़ा है। चलिए अब हम अगली सीट की चर्चा कर लेते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है मधुबनी की सीट। यानी कि यहाँ पर एक तरफ है अशोक यादव तो वहीं दूसरी तरफ है अली अशरफ फातमी जी लगातार गारंटी दे रहे थे, उनकी गारंटी चली लोगों को भाई। अली हमारे हिसाब से वहाँ पे जीतेंगे वही फातमी जी जीत रहे हैं। इस बार अशोक यादव चुनाव से हार रहे हैं,
इस पिछली बार चुनाव बहुत मार्जिन जीते थे, लेकिन इस बार मार्जिन जो भी हो, लेकिन चुनाव हार रहे हैं अशोक यादव। जीत रहे हैं चुनाव हार रहे हैं अशोक हाँ यादव। जीत रहे हैं वहां से ये अली फातिमा जी। हाँ। वहाँ वो इलाका भी यादव मुसलमानों का बड़ा इलाका है। जी। इस बार जिस तरह से पिछली बार यादव ने पोल किया था एक तरफा होके इनके पक्ष में, अशोक यादव के पक्ष में, इस तरफ यादव का वोट उस तरह से नहीं हुआ है। कुछ वोट मिला होगा, लेकिन मास वोट आरजेडी के साथ गया है। मतलब आप कह रहे हैं कि फातिमा जी की गारंटी चल चुकी है। हाँ, कम गारंटी और चुनाव जीत सकते हैं वो, गारंटी के बारे में नहीं कर सकते गारंटी कैसी उनकी, लेकिन चुनाव जीतेंगे फातिमा वहां से। चुनाव जीतेंगे फातिमा वहां से। आपको क्या लगता है मधुबनी सीट वहां से अशोक यादव चुनाव जीतेंगे। अशोक यादव पिछले बार ज्यादा वोट से जीते थे, लेकिन इस बार कम वोट से जीतेंगे, लेकिन वही जीतेंगे। मधुबनी का एक इतिहास है, 1952 से लेकर अभी तक यादव मुसलमान ने एक साथ वोट नहीं किया है। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि मतलब कि सिवान वाला हाल जो है वो मधुबनी का मतलब कि यादव और मुसलमान यहाँ पर इंटैक्ट नहीं रहा है। 1996 तक जब सीपीआई वहां मजबूत थी तो यादव का वोट सीपीआई को मिलता था और मुस्लिम का वोट कांग्रेस को मिलता था। वही जब सीपीआई 96 में जीती और 98 से हारने लगी, तो 98 से बीजेपी वहां मजबूत हो गई है। और इस बार भी वहां किस्नौत मजरोट हुआ, जो यादव में दो जाति है, तो मजरोट का वोट राजद को मिला है और किस्नौत का वोट इसको मिला है, अशोक यादव को मिला है। और अशोक यादव का गृह विधानसभा भी इसी लोकसभा में पड़ता है, क्योंकि उसका भी फायदा मिला है। और यादवों में विभाजन हुआ है और कई जगह से उसकी, और कई विधानसभा सीट है, 6 में से 4 विधानसभा सीट पर अशोक की लीड होगी और 2 पर जीतेंगे अली अशरफ फातमी। जो बिस्फी विधानसभा है, यादव मुस्लिम का बहुल कहा जाता है, वहां पर मात्र वोट हुआ है 52%, वहां पर 70% वोट होता है। तब फातमी जी के पक्ष में जाता। जाले में मुसलमानों को घर से नहीं निकलने दिया गया। और फातिमी जो हंगामा हो गया जाले में, वो भी हमें पता है। हाँ, और फातिमी जी क्या गारंटी देंगे? फातिमी जी का घर घर पहुंच चुकी है। 2019 में उनकी अपनी खुद गारंटी नहीं है कि राजद में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अच्छा, 2000 बड़ी बात कह रहे हैं। 2019 में उसका राजद ने टिकट काट दिया, तो जेडीयू में चले गए। फिर कई पार्टियों से टिकट मांगने लगे, बेटा एमएलए था वो भी जेडीयू में चला गया, और फिर 5 साल के बाद राजद में आए, इन वक्त पर टिकट लेके गए लड़ने के लिए। तो उनकी खुद की गारंटी नहीं, तो जनता को क्या गारंटी? मतलब आपने अली अशरफ फातमी को हरा दिया है जी। किसी भी पार्टी, किसी भी नेता का कोई गारंटी नहीं है सुबह कहाँ और शाम कहाँ रहेगा। बिल्कुल, ये राजनीति है ना। हम बात करें शिवहर की या हम बात करें जदयू की, मतलब शिवहर दोनों में उम्मीदवारों की, कल तक कहीं और थे, चुनाव के एंड मौके पर कहाँ पहुंच गए। इसमें अकेले एक क्षेत्र की बात नहीं है, ये हर क्षेत्र में ऐसा होता है। शाम तक कहीं और होते हैं और सुबह कहीं और पहुंच जाते हैं, फिर शाम को। इसलिए पार्टियों के ये प्रतिबद्धता की गारंटी नहीं है किसी उम्मीदवार के प्रति, न पार्टी की। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो देखिए, अगली सीट जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है झंझारपुर की सीट। और आपको मालूम है कि यहाँ पर एक तरफ है रामप्रीत मंडल, तो दूसरी तरफ है सुमन महासेठ। किसका होने जा रहा है झंझारपुर? दोहरा रहे हैं, फिर से वापस आ रहे हैं रामप्रीत मंडल, फिर चुनाव जीत रहे हैं वहां से। रामप्रीत मंडल एक बार फिर से झंझारपुर। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जिस वीआईपी के उम्मीदवार है वहां पे सुमन महासेठ है, वो मतलब जो बड़ा वोट है वो स्वीकार नहीं कर पाया। आरजेडी का जो बड़ा वोट था, महासेठ वो स्वीकार नहीं कर पाया। अच्छा, इसका सीधा फायदा। क्यों नहीं स्वीकार कर पाया? क्योंकि उनका जो पृष्ठभूमि रही थी, संघी रही थी, और चूंकि यहाँ पे तस्वीरें भी वायरल हो गई थी, हाफ पैंट वाली। नहीं, पहले तो भाई संघी थे, वहां से एमएलसी उस पार्टी के थे, तो कोई बात से जुड़े हुए। हाँ, उसमें कोई बात, एमएलसी थी पिछली बार से, वो अलग बात है। लेकिन सब पता था कि हमारे धारा के नहीं है, और चूंकि वीआईपी के उम्मीदवार थे, तो वीआईपी तो फिर भी कहेंगे टंगा हुआ पार्टी, टंगा उम्मीदवार है, तो बहुत ज्यादा उसको लाभ नहीं मिला उनको। अब इसका नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि गुलाब जी भी थे, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। हाँ, ये बस रामप्रीत मंडल फिर जीतेंगे चुनाव। यानी कि आपने हरा दिया है सुमन महासेठ को। हमने जिताया रामप्रीत मंडल को। चलिए ठीक है, आपको क्या लगता है क्या? देखिए, वहां से रामप्रीत मंडल जीत रहे हैं, वहां अति पिछड़ों का वोट उनको मिला है, ब्राह्मणों का वोट मिला है, और जितना 85,000 वोट क्यों न हो गुलाब यादव काटेगा, वह वीआईपी का वोट काटेगा। और वीरेंद्र जी ने ठीक ही कहा कि कल तक तो थे आरएसएस, और जब 10 मार्च को सीए लागू हुआ तो उन्होंने सीए के पक्ष में लिखा। मोदी है तो मुमकिन है, उसका फेसबुक पेज पर आप देख सकती हैं, व्हाट्सएप पे भी स्टोरी है, हर जगह। और कई जगह वो मुस्लिम को गाली देते हैं, तो आप जाइएगा रातों रात बदल के, तब कोई मुसलमान थोड़े वोट दे देगा, कोई आपको थोड़े स्वीकार कर लेगा।
आप उनका कोई ठिकाना है, कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी राजद से वीआईपी से लड़ेंगे, तो इसका उसको घाटा हुआ। रामप्रीत मंडल को अति पिछड़ों का वोट मिला है, बनियों का 50% से ज्यादा वोट मिला है, ब्राह्मणों का वोट मिला, और उसकी जीत की गारंटी है। और इस जीत में संजय झा की बड़ी भूमिका है। संजय झा की बड़ी भूमिका हाँ, है। घर घर घूम के, और जिसने वो रामप्रीत मंडल का चुनाव, एक तरह रामप्रीत मंडल नहीं लड़ रहे थे, वहां चुनाव, झंझारपुर का चुनाव संजय झा लड़ रहे थे। संजय झा लड़ रहे थे यहाँ का चुनाव। चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है सुपौल की सीट। और हमें पता है कि यहाँ पर एक तरफ सुपौल में है दिलेश्वर कामत और दूसरी तरफ है चंद्रहास चौपाल। क्या होने जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पे चुनाव जीतेंगे चंद्रहास चौपाल, आरजेडी के हैं। चंद्रहास चौपाल क्या है कि वो सीट जनरल सीट है जी। टिकट दी आरजेडी ने, वो दिया रिजर्व सीट जाति के उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल आते हैं, सुरक्षित जाति में आते हैं, विधायक भी है सिंहेश्वर से। तो एक पार्टी का प्रयोग था, बड़ा प्रयोग, कि जनरल सीट पे किसी रिजर्व सीट के उम्मीदवार को खड़ा कर दिया। तो उनका जो अपना जो वोट था दलितों का, इसलिए मिला कि हमारा दलित है, और बाकी जो समीकरण अपने यादव मुसलमान का था, और उस इलाके में ज्यादा आबादी अति पिछड़ गई है, तो दोनों बटे, कुछ इधर भी गए कुछ उधर भी गए, लेकिन मेजर वोट दलितों का, यादव और मुसलमानों का लाभ मिला उनको। मतलब कि सुपौल चंद्रहास चौपाल। हाँ, आपको क्या लगता है सुपौल दिलेश्वर कामत जदयू के जीतेंगे। वहां चुनाव दिलेश्वर कामत एक मोहरा थे। अच्छा। उनका निर्वाचन क्षेत्र है विजेंद्र प्रसाद यादव का घर, जो विजेंद्र प्रसाद यादव नीतीश सरकार में कदावर मंत्री है, और विजेंद्र प्रसाद यादव चुनाव लड़ रहे थे, दिलेश्वर कामत चुनाव नहीं लड़ रहे थे। और उस इलाके में यादवों का नेता विजेंद्र प्रसाद यादव है, लालू प्रसाद यादव नहीं है। आप जब से यह विजेंद्र प्रसाद यादव चुनाव लड़े, और उन इलाके का गत विधानसभा हो, लोकसभा चुनाव, देखिएगा कि विजेंद्र प्रसाद यादव का पलड़ा भारी रहा, और राजद उस इलाके में हारते रहा। यानी कि वहाँ के यादव लालू तेजस्वी नहीं करते, वहाँ के विजेंद्र यादव यादवों का नेता है। चलिए और उसका फायदा दिलेश्वर कामत को मिला। चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है अररिया की सीट। यानी कि एक तरफ प्रदीप सिंह है, तो वहीं दूसरी तरफ शहनवाज आलम है। क्या लगता है वहाँ पे जीतेंगे प्रदीप सिंह? अररिया में प्रदीप सिंह जीत रहे हैं। वो आते हैं कंगे जाति के आते हैं, वो मतलब ईबीसी में कास्ट आती है उनकी, उनकी जीतने की फिर संभावना है दोबारा उनकी, बल्कि तीसरी बार चुनाव जीतेंगे वहां से वो। मतलब कि शहनवाज आलम कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो चुनाव जीत नहीं पाएंगे। जीतेंगे अररिया प्रदीप सिंह ही। उस वहाँ का लोकल समूह का वोट बढ़िया उस इलाके में है। ठीक है। और पिछली बार जीते यादव का भी बड़ा हिस्सा उनको वहाँ मिल जाएगा वोट। और वहाँ पे हो जाता है हिंदू मुस्लिम बड़े पैमाने पे, तो उसमें लाभ मिल जाता है इनको, हिंदू मुस्लिम मिल जाता है। आपको क्या लगता है कौन? देखिए, इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है। शाहनवाज राजद के जीत रहे हैं, उसको यादव का बड़ा हिस्सा। अररिया जीत रहे हैं, शाहनवाज जीत रहे हैं राजद के, वहाँ यादवों का वोट मिला है, मल्लाहों का भी वोट मिला है, और लेफ्ट का जो कैडर है उसका भी वोट मिला है। तो इस बार वहां से शाहनवाज जीत रहे हैं, और राजद ने इसलिए कैंडिडेट भी इस बार बदला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण में यहीं से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, लेकिन कहीं उनका हिंदू मुस्लिम नहीं चला, और इस सीट राजद के शहनवाज जीत रहे हैं। शहनवाज जीत रहे हैं। चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है किशनगंज की सीट। यानी कि एक तरफ मोहम्मद जावेद है और दूसरी तरफ है मुजाहिद आलम। क्या लगता है किशनगंज किसका? कांग्रेस के जावेद जी चुनाव जीतेंगे वहाँ से। मोहम्मद जावेद जीत रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी होने के दोबारा जीत रहे हैं वहाँ से वो। हालांकि नंबर 2 पे रहेंगे वहाँ पे, क्या नाम है, मीम के जो उम्मीदवार हैं नंबर 2 पे वही रहेंगे, लेकिन जीतेंगे वहाँ से। मतलब आप कह रहे हैं नंबर 2 पर रहेंगे अख्तरुल इमाम? हाँ, और जीतेंगे जावेद। आपको क्या लगता है किशन? वहाँ से अख्तरुल जीत रहे हैं, अख्तरुल इमाम जीत रहे हैं। यानी कि यहाँ से AIMIM का खाता खुल रहा है बिहार में। वह सीट उसकी गारंटी का। पिछले बार भी करीब 50,000 से कम वोट से हारे थे, और यहाँ कांग्रेस दूसरे नंबर, कुछ काम उसके खिलाफ थे लोग। पहले लग रहा था जदयू जीतेगा, लेकिन जदयू वहाँ तीसरे नंबर पर चला गया है। ओवैसी जो कैंप किए 3 दिन, उसका फायदा उसको मिल रहा है, और वो सीट निकाल रहा है। वो सीट निकाल रहे हैं, ओवैसी के आने का फायदा मिल चुका है। चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है कटिहार की सीट। आपको मालूम है कि यहाँ पर एक तरफ है दुलाल चंद गोस्वामी, तो वहीं दूसरी तरफ है तारिक अनवर। क्या होने जा रहा है? दुलाल चंद का शटर गिर जाएगा शटर जी, हार रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, वजह क्या? जीतेंगे वहाँ तारिक अनवर जीत हाँ, इस बार माहौल, यानी कि एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस का झंडा फहराएगा। समीकरण बहुत बदल चुका है 19 की तुलना में।
ठीक है, इसका लाभ मिलेगा तारिक अनवर जी को, मिलेगा लाभ, बिल्कुल। जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। आपको क्या लगता वहां है से कौन तारिक जीत अनवर सकता है? जीत रहे हैं, वहां पर यादव, मुसलमान और मलाहों की बड़ी आबादी है, उसका वोट तारिक साहब को मिला है ठीक है, और तारिक अनवर ये सीट जीत रहे हैं। ये सीट जीत रहे हैं। अब हम हॉट सीट पर आएंगे, यानी कि अब हम जिक्र करेंगे पूर्णिया का। देखिए आपको मालूम है कि पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला था, यानी कि एक तरफ थे संतोष कुमार, दूसरी तरफ थी बीमा भारती और तीसरी तरफ निर्दलीय ही मैदान में ताल ठोक रहे थे पप्पू यादव। कौन जीत रहा है पूर्णिया? पूर्णिया का हीरो कौन? ग्वार की लड़ाई में कोई जीत जाएगा वहां से, मतलब कि संतोष जीत रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि यादवों का जो वोट था बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच डिवाइड हुआ, दोनों की लड़ाई में तीसरे कुशवाहा चुनाव जीत जाएंगे, संतोष कुशवाहा। अच्छा, दोनों की लड़ाई में फायदा हो जाएगा संतोष ग्वार की कुमार। लड़ाई में कोयरी की बम 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 हो जाएंगे। चलिए आपको क्या लगता है पूर्णिया? वहां से पप्पू यादव की मजबूत स्थिति है, वो स्थानीय स्तर पर काम किया, उसका फायदा उसे मिलेगा। यादव मुसलमान के साथ साथ दूसरी जातियों का वोट भी पप्पू यादव को मिलेगा, वही लड़ाई में उसके और संतोष के बीच लड़ाई होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जीत कौन रहा है? पप्पू यादव की जीत की संभावना ज्यादा है। पप्पू यादव की जीत की संभावना ज्यादा है, हाँ ज्यादा है। यानी कि बीमा भारती तीसरे नंबर पर भी जा सकते हैं। हाँ, तीसरे स्थान हाँ। पर भी जा सकती है। जितना तेजस्वी वहां बीमा भारती के पक्ष में गया, उसका ज्यादा गोलबंदी ये पप्पू यादव के पक्ष में। अब पप्पू यादव के पीछे भाजपा के कार्यकर्ता भी लगे हुए थे। क्या बात कर रहे हैं? पप्पू के पीछे बीजेपी के लोग भी लगे थे और लगातार प्रचार प्रसार हाँ, और बीच पप्पू यादव का रंग भी बदल गया था, भगवा हो गया था। चुनाव के दौरान उनका रंग भगवा हो गया था। इसके पीछे बीजेपी की सोच से, जिस तरह हेना साहब का सिवान में रंग भगवा था, उसी तरह पप्पू यादव का भी भगवा रंग हो गया था। इसका फायदा पप्पू यादव को वहां मिला है। इसका फायदा पप्पू यादव को वहां पर मिला है। चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है मधेपुरा की सीट। यानी कि यहाँ पर एक तरफ है दिनेश चंद्र यादव, तो वहीं दूसरी तरफ है कुमार चंद्रदीप। किसका होने जा रहा है? दिनेश जी का फिर से झंडा फहराएगा वहां पे मधेपुरा में। एक बार फिर से दिनेश चंद्र यादव जीत रहे हैं। क्या वजह ये कि जो अपने जीते उम्मीदवार थे आरजेडी के चंद्रदीप जी, पहली बार मैदान में उतरे हैं। अचानक उसको कहीं प्रोफेसर पटना कॉलेज में तो उनका हालांकि पिताजी भी एमपी वहां रह चुके थे, लेकिन उनका उस तरह से पब्लिक कंटेक्ट नहीं था। अच्छा, लेकिन पब्लिक कनेक्ट नहीं था। हाँ, लेकिन दिनेश जी का लगातार एमपी रहने की वजह से अब जनता से संपर्क बना रहा, और फिर यादवों को जितना जोड़ सके ये, या 52 जातियों की गोलबंदी थी, यादव का वोट था ही, बाकी जो भाजपा और आरजेडी का वोट था, बड़ी संख्या में वोट इनके पक्ष में गया। इसलिए अब उनका जो खुद का बहुत अच्छा पब्लिक रिलेशन नहीं रहा चंद्रदीप जी का, उसका नुकसान उठाना पड़ा उनको। अचानक गए, चुनाव लड़े और फिर जनता को जोड़ नहीं पाए। दिनेश जी जनता को जोड़े रखे लगातार, जिसका उनको फायदा मिला, इनका नुकसान हो गया। आपको क्या लगता है कौन? दिनेश चंद्र यादव जीत रहे हैं, उनके पक्ष में माहौल है। उसको कुशवाहा का भी वोट मिला है, यादव का भी एक बार का वोट मिला है। वहां दो तरह था, एक तरफ मजरौट, एक तरफ किस्नौत था। तो किस्नौत का वोट दिनेश चंद्र को मिला, मजरौट का वोट चंद्रदीप को मिला। उसके बाद राजपूत का वोट है, आनंद मोहन वहीं से आते हैं, और कई ब्राह्मण का वोट उसको मिला है। सहरसा का बड़ा हिस्सा उसी लोकसभा सीट में है, इसलिए वह जीत रहे हैं चुनाव। इसलिए वो चुनाव जीत रहे हैं दिनेश चंद्र यादव, और राजद की वहां हार होगी, और वहां राजद की हार होगी तो मनोज झा की भी हार होगी। उस इलाका से मनोज झा भी आते हैं, तो कहीं एक तरह से मनोज झा की भी हार है, राजद की उस हार होगी। तो मतलब आप बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर वहां से राजद की हार होती है तो ये हार राजद की नहीं बल्कि मनोज झा की। हाँ, क्योंकि उसका इलाका उसी से है, तेजस्वी उसी की बात मानता है, उसी की वही रणनीतिकार है। फिर से एक बार रिपीट किए गए हैं। मनोज झा तेजस्वी के रणनीतिकार है, जो तेजस्वी को जो कहते मनोज झा वो करते हैं। तो वह सीट सहरसा के इलाका भी पड़ता है, मधेपुरा में। सिर्फ मधेपुरा जिला का ही विधानसभा नहीं है, तो वहां पर चंद्रदीप हारते हैं चुनाव, तो वह मनोज झा की भी हार होगी। चलिए, मधेपुरा में 6 सीट है, उसमें 3 पड़ता है मधेपुरा जिला का और 3 पड़ता है सहरसा जिले का। जी। तो लोग 2 जिलों 3 हिस्सा क्षेत्र पड़ता है, इसलिए जो कह रहे हैं कि बड़ा हिस्सा है, मतलब कि आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है दरभंगा की सीट। आपको मालूम है कि यहाँ पर एक तरफ है गोपाल जी ठाकुर, तो वहीं दूसरी तरफ है ललित यादव। किसका होने जा रहा है दरभंगा? ललित यादव का स्थिति बढ़िया है। ललित यादव का होने जा रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे बड़ी आबादी यादव मुसलमान साथी मलाहों की भी है दरभंगा के क्षेत्र में, इसका लाभ मिलेगा। बाकी और जो उनका अपना खुद का संपर्क अच्छा रहा है ललित जी का, लगातार मतलब
पब्लिक कंटेक्ट बढ़िया उनका है। लेकिन दरभंगा में तो प्रधानमंत्री भी आए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री बहुत जगह जाते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री ने भी वहां पहुंचकर जंगल राज की याद दिलाई। इस बार प्रधानमंत्री के भाषण का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। असर नहीं पड़ा, जनता बोर हो गया सुन सुन के। अच्छा, अब दिल्ली में बोलेंगे तो वही भाषण चलेगा, क्योंकि अब ऑनलाइन सब कुछ हो गया है। अब जनता को कुछ अलग चाहिए। भाषण लाइव हो रहा है, चाहे चेन्नई में बोले या दरभंगा में बोले, सुनना तो के हर जगह है। तो जनता एकदम अति हो गई थी भाषण सुन सुन के, हो गई है जनता, बोर हो गई है जी। प्रधानमंत्री के भाषण का सिर्फ रिकॉर्ड बजा लीजिए और कोई नहीं पढ़ना, उसका उनके भाषण का असर बहुत खत्म हो गया, पढ़ना खत्म हो गया है। आपको क्या लगता है? वहां से गोपाल जी ठाकुर जीतेंगे मेरे हिसाब से। वहां पर जो बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा दिया था वह चल नहीं पाया है, और मैनेजमेंट करने में ललित यादव पीछे रह गए हैं, और उसका एक दबंग नेता के रूप में पहचान जरूर है, लेकिन वह कर नहीं पाए हैं, और मैनेजमेंट वहां बीजेपी का अच्छा रहा, और इसलिए गोपाल जी ठाकुर यानी कि महागठबंधन का मैनेजमेंट फ्लॉप हुआ। हाँ। चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है मुजफ्फरपुर की सीट। आपको मालूम है कि यहाँ पर एक तरफ अजय निषाद है तो वहीं दूसरी तरफ है राजभूषण निषाद, और आपको बता दें कि ये वही राजभूषण निषाद है जिनको पिछली बार यानी कि 2019 में 4 लाख से ज्यादा मतों से हराया था अजय निषाद ने। क्या एक बार फिर से वही इतिहास दोहराने जा रहा है? थोड़ा सा अजय निषाद की संभावना ज्यादा लगती है हमको। अजय निषाद की संभावना ज्यादा लगती है, यानी कि आप कह रहे हैं कि इतिहास खुद को दोहराएगा। उल्टा, हाँ, क्योंकि पिछली बार का समीकरण बिल्कुल अलग था। 5 सालों में बिहार बहुत बदल चुका है, नेतृत्व बदल चुका है, लोगों की पार्टियां बदल चुकी हैं। पिछली बार जो वीआईपी के उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार आशीर्वाद नहीं है पीएम मोदी का, इस बार साथ नहीं है बीजेपी का। वही तो कह रहे हैं कि पीएम मोदी का भाई आरजेडी का गठबंधन है ना, आरजेडी का है, कांग्रेस का है, उस इलाके में कांग्रेस जीत दिला पाएगा महागठबंधन अजय निषाद को। हाँ बिल्कुल जी, जो आरजेडी का वोट है, कांग्रेस का वोट है, यादवों का वोट है, मुसलमानों का वोट है, फिर बनियों का भी बड़ा हिस्सा है वहाँ, विधायक सैनिक का भी सिक्का चलेगा। हाँ बिल्कुल, उनका भी वोट चलेगा। वहाँ पे कांग्रेस विधायक भी लोकल है वहाँ पे, तो उसका तो असर दिखाई पड़ेगा। असर दिखाई पड़ेगा। आपको क्या लगता है? वहाँ से बीजेपी के राजभूषण निषाद जीत रहे हैं। अजय निषाद बीजेपी के एमपी थे, मुसलमानों के खिलाफ जितना कोई नहीं गाली दिया होगा उससे ज्यादा गाली अजय निषाद ने दिया है। अजय निषाद ने दिया है मुसलमानों के खिलाफ गाली। हाँ जी। और कई बार उसको घाटा हुआ, और इन वक्त पर बीजेपी से वो कांग्रेस में टिकट दे दिया गया, और जो कांग्रेस के टिकट के दावेदार, मतलब जनता सब देख रही है। जो हाँ जनता तो देख ही रहे, जो कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे, मुजफ्फरपुर के स्थानीय विधायक वीरेंद्र चौधरी शायद नाम है, तो उनके लोगों ने भी इनका विरोध किया है, और बनिया वर्ग में उसकी एक बड़ी पकड़ है, और वो औराई का एक बगल के विधानसभा है उससे भी लड़े और मुजफ्फरपुर से भी लड़ते हैं, तो यहाँ पर राजभूषण निषाद की पकड़ अच्छी है। और मतलब कि जिसके ऊपर मोदी का हाथ वही जीतेगा। हाँ, मुजफ्फरपुर। चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है वैशाली की सीट। यहाँ पर एक तरफ है वीणा देवी तो वहीं दूसरी तरफ मैदान में है मुन्ना शुक्ला। कौन जीत रहा है वैशाली? काफी दिलचस्प। हाँ बिल्कुल, राजपूत भूमियार भारी पड़ेगा यहाँ पे, राजपूत भूमियार भारी पड़ेगा। भूमियार भारी पड़ेंगे, यानी कि आपने इशारा दे दिया है कि मुन्ना शुक्ला जी बिल्कुल। हाँ, इसलिए कि मुन्ना शुक्ला का अपनी दबंगता है, अपना प्रभाव है। इसके बाद जो इसके अलावा जो वोट महागठबंधन का है, जो बड़ा हिस्सा के यादव है, मुसलमान है, अन्य जातियों के असर भी है, चढ़ा है मुन्ना शुक्ला। हाँ बिल्कुल जी। तो यहाँ पे इस मुन्ना शुक्ला ही चुनाव जीतेंगे। मुन्ना शुक्ला ही जीत रहे हैं वैशाली। आपको क्या लगता है? हाँ, वैशाली से मुन्ना शुक्ला के जीतता है, और उसके पक्ष में ही माहौल बना है। ये पहली बार है जो भूमिहार भी राजद को वोट दिया है, और कई विधानसभा सीटें हैं वैशाली, यानी कि माई के साथ बाप भी हो गया, उसका फायदा उसे मिल रहा है। और मुजफ्फरपुर जिले की कई सीटें हैं जो भूमिहार बहुल इलाका है, वह इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, इसका फायदा मुन्ना शुक्ला को मिल रहा है। मुन्ना शुक्ला को फायदा मिल रहा है। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है गोपालगंज की सीट। आपको मालूम है कि यहाँ पर एक तरफ आलोक सुमन है तो वहीं दूसरी तरफ है प्रेमनाथ चंचल। क्या होने जा रहा है यहाँ पर? प्रेमनाथ का प्रेम लहराएगा वहाँ। अच्छा, प्रेमनाथ से लोगों को प्रेम हो जाएगा। जी बिल्कुल, लगता है मतलब कि वो जीत रहे हैं। हाँ जीतेंगे, जीतने संभावना है उनकी। प्रेमनाथ चंचल की जाति के दुसाध से आते हैं, पार्टी पासी वीआईपी हैं, तो आलोक सुमन पर भारी पड़ रहा है। हाँ, उनकी अपनी इस बार चमार का वोट, दुसाध जाति का वोट पूरा मिल जाएगा। पिछली बार दोनों एक ही कास्ट के उम्मीदवार थे, इस बार दो अलग कास्ट के उम्मीदवार हो गए हैं, तो चमार दुसाध का वोट चमार का मिल जाएगा जदयू उम्मीदवार को निश्चित रूप से, लेकिन दुसाध का बड़ी हिस्सा है वहाँ पे, इनके पक्ष में जाएगा।
इसलिए टिकट दिया भी क्या कि बारी के वोट काटेंगे हमारे पक्ष में, और बाकी जो अपना वोट है आरजेडी का, वीआईपी का वो जो वोट है उसका लाभ मिलेगा इनको। और उस स्थिति में मार्जिन भले कम रहे, ठीक है, चुनाव जीतेंगे प्रेमनाथ चंचल ही। प्रेमनाथ चंचल जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है, प्रेमनाथ चंचल या आलोक सुमन? वहां से आलोक सुमन चुनाव जीतेंगे और आलोक सुमन के पक्ष में माहौल है। चंचल जो है वो पहले बीजेपी में थे और आरएसएस के कार्यकर्ता थे, और बीजेपी से जब महागठबंधन था, नीतीश जी इधर थे, तो वह बीजेपी से तैयारी कर रहा था। इन वक्त पर उसे बीजेपी से टिकट मिला है और यहाँ से मेरे हिसाब से चुनाव आलोक सुमन जीतेंगे। और यह ब्राह्मण बहुल लोकसभा सीट माना जाता है, और कभी यहाँ से साधु यादव जीतते थे, लेकिन अभी वहां से जदयू का जीत गोपालगंज में तय है। मतलब कि आलोक सुमन? हाँ, आलोक सुमन जीते हैं। आलोक सुमन जीत रहे हैं। चलिए अब हम एक और हॉट सीट की चर्चा करेंगे, यानी कि हम बात कर रहे हैं सिवान की। देखिए सिवान में भी त्रिकोणीय लड़ाई थी। एक तरफ विजय लक्ष्मी है, दूसरी तरफ मैदान में थे अवध बिहारी चौधरी, और तीसरी तरफ मैदान में थी, यानी कि निर्दलीय ही ताल ठोक रही थी हिना शाह। किसका होने जा रहा है सिवान? माई की लड़ाई में भोजा जीत जाएगी। अच्छा। माई की लड़ाई में भोजा जीत जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ हिना साहब, एक तरफ अवध बिहारी चौधरी। मतलब आप कह रहे हैं कि विजय लक्ष्मी भोजा मतलब कि एक विधायक की पत्नी भी है, इसलिए भोजा कर सकती है उनको आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो माई की लड़ाई में भोजा की जीत होगी वहाँ पे, यानी कि विजय लक्ष्मी जीत रही है। जी बिल्कुल जीत रही हैं विजय लक्ष्मी। बड़ी बात आपने कह दी। आपको क्या लगता है? देखिए वहां से हिना साहब चुनाव जीत रही है, उसके पीछे पूरी बीजेपी लगी थी और प्रशांत किशोर का टीम भी लगा था। बीजेपी लगी थी? पूरी बीजेपी, हिना साहब को बीजेपी, पूरी बीजेपी की टीम लगी थी। क्या बात कर रहे हैं? वह भगवा रंग में रंग गई थी। हाँ। और राजपूतों का वोट उसको मिला है, ब्राह्मणों लेकिन का। पीएम मोदी ने तो वोट मांगा था विजय लक्ष्मी के लिए। आप कह रहे हैं हिना साहब को जिता? विजय लक्ष्मी के पक्ष में वोट मांगने गए थे, लेकिन उसका कभी उल्टा असर भी होता है। आप देखिएगा सिवान में यादव का वोट पहले भाकपा माले को मिलता था, अमरनाथ यादव काटते रहे जब शहाबुद्दीन का जमाना था, फिर ओम प्रकाश यादव को मिलने लगा वोट, और यह ब्राह्मण राजपूत और भूमिहार के वोट से शहाबुद्दीन चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार भी उसको यह वोट मिला है। जदयू की मौजूदा सांसद कविता सिंह थी, उसका टिकट काट दिया गया है, तो इसलिए राजपूत भूमिहार और ब्राह्मण के वोट के साथ साथ मुसलमानों का भी वोट मिला। और देखिएगा पूरे चुनाव चुनरी हो रही है, भगवा रंग में रंग गई है, तो इसका असर तो देखिएगा पूरी बीजेपी उसके पीछे लगी हुई है। और बीजेपी और जदयू में जो 36 का आंकड़ा चल रहा है, उसका फायदा भी हेना को मिल रहा है। वहां दूसरे स्थान पर रहेंगे अवध बिहारी चौधरी जी, और तीसरे स्थान पर जाएगी, तीसरे स्थान पर जाएंगी विजय लक्ष्मी। हाँ, उसका क्योंकि भाकपा माले का वोट भी करीब 1 लाख है, वह वोट अवध बिहारी चौधरी को मिलेगा, जो कभी साहब हेना के खिलाफ जाता था। ठीक है, चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं। और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है महाराजगंज की सीट, यानी कि एक तरफ यहाँ पर जनार्दन सिग्रीवाल है और दूसरी तरफ मैदान में है आकाश सिंह। क्या लगता है कौन जीत रहा है? आकाश डूब रहा है। आकाश डूब रहे हैं, बिल्कुल। यानी कि आकाश फर्श पर आ रहा है। जी जी जी, और जीत रहे हैं जनार्दन सिग्रीवाल। तीसरी बार जीतेंगे। यानी कि जो लाठी खाई थी फायदा हो गया। हाँ, कर सकती हैं। लाठी का लाभ मिल गया उनको। लाठी का लाभ मिल गया। क्या लगता है? हाँ, यहाँ से जनार्दन सिग्रीवाल का है। 3 विधानसभा में दोनों की लीड है, लेकिन जिस विधानसभा जिसको ज्यादा लीड मिलेगा वह जीतेगा, लेकिन पलड़ा भारी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का है। आकाश पहचान की संकट झेल रहा था, आकाश पहचान की संकट, और वहां से रणधीर सिंह का टिकट लालू जी प्रयासरत थे। उसके बाद अरुण कुमार को टिकट लालू जी चाहते थे। देखा कि रणधीर कैसे जेडीयू, हाँ, जेडीयू में चले। इसका फायदा जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मिला है, राजपूत का वोट नहीं जीत रहे हैं। हाँ, जनार्दन। चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो भी हॉट सीट है, यानी कि हम बात कर रहे हैं सारण की। सारण में एक तरफ थी लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य, तो वहीं दूसरी तरफ मैदान में थे राजीव प्रताप रूडी। और सारण में क्या कुछ हुआ है वो भी हमने देखा है। क्या लगता है सारण किसका? राजू का प्रताप क्षीण हो रहा है। अच्छा, जीतेंगे रोहिणी आचार्य। जीतेंगी लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य। सिंगापुर वाली बिटिया रोहिणी आचार्य, किडनी देने वाली बिटिया रोहिणी आचार्य। नहीं, हमारे यहाँ की वोटर, मतलब हमारे यहाँ की जो बहू है, मतलब हमारा घर पड़ता है काराकाट में, वहाँ की बहू है वो। अच्छा, तो मतलब काराकाट की बहू रोहिणी आचार्य जीत रही है। चलिए आपको क्या लगता है? वहाँ से रोहिणी आचार्य चुनाव जीत रही है। 4 विधानसभा में उसको लीड मिलेगा, 2 में राजीव प्रताप रूडी आगे रहेंगे। लेकिन चुनाव हिंसा जो वहाँ हुआ है, इसका परिणाम है कि रोहिणी आचार्य चुनाव जीत रही है। इसका परिणाम है कि रोहिणी आचार्य चुनाव जीत रही है। इसी गुस्सा में
राजपूत समाज के लोगों ने वहां फायरिंग की और यादव मारा गया है। और ये पहली घटना नहीं है, लालू उन्हीं जीत रही थी इसलिए ये हंगामा हुआ है। और 77 में भी पहली बार लालू जी जीते थे तो इसी तरह का हंगामा हुआ था, कई मौतें उस वक्त भी हुई थे। और इस बार भी रोहिणी आचार्य चुनाव जीत रही है, यह आम लोग चर्चा है। चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं। ये भी है हॉट सीट, यानी कि हम बात कर रहे हैं हाजीपुर की सीट की। यानी कि एक तरफ है यहाँ पर शिवचंद्र राम और दूसरी तरफ मैदान में है चिराग पासवान। कौन जीत रहा है? मोदी का हनुमान लंबा छलांग लगाएगा। अच्छा, मतलब कि चिराग जीत रहे हैं हाजीपुर। हाँ बिल्कुल। यानी कि जिस विरासत को बचाने की बात कर रहे थे, चाचा से जो भिड़ंत हुई थी, आखिरकार वो मेहनत रंग लाई है, जीत मिल रही है। हाँ, चूंकि उनके पास एक तो दो चीजें हैं। एक तो उनके पास जो पासवान वोट है थोक भाव से उनकी गठरी में बंधा रहा था। ये किया चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने इनको इम्पोर्टेंट दिया, हटा दिया उनको, पारस जी को साइड कर दिया, तो लगा कि जरूरी है। तो लेकिन इसका फायदा इस चुनाव में उनको भी मिल रहा है। पासवान, चिराग पासवान को चुनाव जीत जाएंगे वहां से, वो जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, राजनीति थी लोगों की, लेकिन इतना बड़ा पिताजी का प्रभाव था उनके पहले से, तो अचानक गुस्सा मैंने आपका जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम वोट नहीं, उसका मतलब कि जो एक छवि थी पिता की उनकी, उसको थोड़ा टूटने में टाइम लगेगा। इसलिए इस बार तो लेकिन जीत रहे हैं, जीत कंफर्म है। आपको क्या लगता है? हाजीपुर चिराग हार रहे हैं, चिराग हार रहे हैं, चिराग पासवान हाजीपुर हार रहे हैं। चिराग पासवान हार रहे हैं, 5 विधानसभा में वो हारेंगे। शिवचंद्र 5 विधानसभा में आगे रहेंगे। मुन्ना शुक्ला को राजद में आने का उसको फायदा मिला है। चौरसिया जो राजद का कैंडिडेट हुआ था पिछले बार विधानसभा में हाजीपुर से, उसका फायदा मिला है। यादव, मुसलमान और राम की वोट तो एकजुट है ही, और यहाँ पर कुशवाहा और कुर्मी का वोट भी बड़ी संख्या में राजद को मिला है, और मलाहों का भी वोट मिला है। और 7 वहाँ 14 शायद उम्मीदवार है, उसमें 7 शायद पासवान है। उस पासवान में 5 ऐसे उम्मीदवार है जो उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के चेला है। पशुपति पारस के चेला है जो ठेकेदारी आप ये कर रहे हैं कि चाचा ने अंदर ही अंदर गेम कर दिया है। और वह जो 5 उम्मीदवार 10-10 हजार भी वोट काटेगा, तो वह चिराग पासवान का वोट काटेगा और उससे शिवचंद्र को फायदा हो। हालांकि 4 और राम उम्मीदवार है, लेकिन वह उतना महत्वपूर्ण है जितना यह महत्वपूर्ण है जो पशुपति कुमार पारस का चेला है। और इसको हो सकता है कहीं से फंडिंग भी हुई हो और इसका वोट चिराग को काटेगा। चिराग को हराने के लिए ये 4 उम्मीदवार थे। चलिए बड़ी बात कह रहे हैं आप। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है उजियारपुर की सीट। यानी कि यहाँ पर एक तरफ नित्यानंद राय हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आलोक मेहता हैं। क्या होने जा रहा है उजियारपुर? इस बार हमें लगता है कि वहाँ पे अमित शाह के शागिर्द पिट जाएंगे जी। यानी कि अमित शाह के करीबी, अमित शाह के दाहिना हाथ, दाहिना नहीं कर सकते हैं, बाएं कह लीजिए उनको, बाएं हाथ कह लें, बाएं हाथ पिट जाएंगे। यानी कि नित्यानंद राय हार सकते हैं जी। जीतने की संभावना आलोक मेहता की है। आलोक मेहता की माहौल बना दिया आलोक मेहता ने। हम माहौल बना दिया, और चूंकि नित्यानंद राय जिस तरह पिछली बार यादवों का वोट मिला था, तो मतलब बहुत बड़ा हिस्सा, इस बार उतना ही बैक आ गया, उनके लोग छिटक गए, यादव छिटक गए। हाँ, जो वापस आ गए पार्टी की तरफ में। ठीक है, आपको क्या लगता है उजियारपुर में? वहां से आलोक मेहता जीत रहे। आलोक मेहता को इस बार कुशवाहा के साथ साथ यादवों का भी वोट मिला है और भूमिहारों का भी एक बड़े हिस्सा का वोट मिला है, और कई पासवान का भी वोट मिला है, और लेफ्ट का कैडरों का वोट मिला है। आप कह सकते हैं कुल मिलाकर वह सीट जीत रहा है। और विभूतिपुर जो लेफ्ट की मजबूत सीट वहां है, जो पिछले बार 37,000 वोट काट लिया था सीपीएम को उम्मीदवार, तो वह भी वोट मिलेगा। तो इस बार आलोक मेहता आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। इस बार आसानी से आलोक मेहता चुनाव जीत रहे हैं। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है समस्तीपुर की सीट। और आपको मालूम है कि यहाँ पर बेटे और बिटिया के बीच में भिड़ंत थी। यानी कि एक तरफ यहाँ पर शांभवी चौधरी और दूसरी तरफ थे मैदान में सनी हजारी। कौन फतेह कर रहा है समस्तीपुर? वहाँ पे भूमिहार की बहुत चुनाव हार रही है। अच्छा, यानी कि सनी हजारी जीत रहे हैं जी, जीत रहे हैं। अच्छा, क्यों शांभवी चौधरी का जादू क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि उस इलाके में जिस जाति से आती हैं पासी, आबादी कम है 10 पासवान की तुलना में, और हजारी का पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि उस इलाके से जुड़ा हुआ है। तो संभव बेशक कि चिराग पासवान की सीट जाति का मतलब हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएगा वहाँ पे, क्योंकि पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि हजारी के पक्ष में है, और चिराग की जाति है, लेकिन जाति वहाँ पे उस जाति असर कम है उनकी। तो यहाँ इस इलाके में चूंकि
हजारी परिवार ज्यादा असरदार वहाँ पे है। चलिए, मतलब यहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएगा, आपको क्या लगता है? वहाँ से कांग्रेस के सन्नी हजारी जीत रहे हैं। सनी हजारी जीत रहे हैं। वहाँ जो 6 विधानसभा सीट है उसमें 2 पर, एक पर उसके पिता का और एक पर उसके चाचा का कब्जा है। और नीतीश जी भी एक ही सभा करने गए थे कल्याणपुर, और उसके बाद नीतीश जी भी नहीं गए हैं। तो वह सीट आसानी से वहाँ सन्नी हजारी चुनाव जीत रहा। वहाँ एक नारा चल रहा था जो महागठबंधन ने इंडिया गठबंधन के आरक्षण समाप्त करने का सवाल उठाया था, तो वहाँ लोगों ने कहना अब ये वहाँ आरक्षण समाप्त हो गया, भूमिहार की बहू चुनाव लड़ रहे हैं दलित की सीट पर। तो और यही चला नारा, और इसका फायदा काम कर गया, और काम कर गया और उसको फायदा मिल गया सन्नी हजारों को, और यही नारा चला। अभी ही बीजेपी ने समस्तीपुर में आरक्षण समाप्त कर दिया है। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है बेगूसराय की सीट। यहाँ पर एक तरफ है अवधेश राय, तो दूसरी तरफ मैदान में है गिरिराज सिंह, और हमें ये समझना होगा कि गिरिराज सिंह का कितना विरोध हो रहा था, क्या होने जा रहा है यहाँ पर। इसके बावजूद ग्वार में भूमिहार भारी पड़ेगा। अच्छा, मतलब कि गिरिराज सिंह चुनाव जीत सकते हैं जी। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी आबादी भूमिहारों, जनता की नाराजगी कैसे दूर हुई? जनता की नाराजगी का देखिए, ये जो विरोध खूब हो रहा है, विरोध होना अलग बात है जी, लेकिन आईटी जब आप जाता है बूथ पर जाता है ना, तो सब भूल जाता है, देखता है कि हमारी जाति, हमारा समीकरण, हमारी संभावना। वहाँ कोई नाराजगी किसी की नहीं होती है। संभावना क्या होती है? अल्टीमेटली जाति देख के वोट डाला जाता है, किया जाता है। चलिए, आप जाति हित भी, जाति नहीं, मेरी जाति का हित कहाँ पूरा हो रहा है। अच्छा, तो उस स्थिति में गिरिराज सिंह चुनाव जीत जाएंगे, वो जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है? गिरिराज सिंह चुनाव हार रहे हैं। गिरिराज सिंह चुनाव हार रहे हैं। 4 विधानसभा में उसने हार मान ली है। गिरिराज सिंह ने खुद हार मान ली है। बेगूसराय में 7 विधानसभा है, उन्होंने बछवाड़ा, चेरिया बरियारपुर, एस कमाल और बखरी विधानसभा में हार मान ली है, जबकि तेघरा में सीपीआई का अपना विधायक और सीपीआई को परंपरागत सीट रहे, सीपीआई तेघरा में भी लीड करेगी। बोगो सिंह भी सीपीआई के साथ आ गया है, तो मटिहानी भी सीपीआई बराबर करेगा, और सीपीआई कुछ वोटों से पीछे हो सकती है बेगूसराय विधानसभा में, लेकिन बेगूसराय शहर में जो 98 बूथ है वहाँ वोट कम पड़ा है। ठीक है, तो इसका फायदा सीपीआई को मिल रहा है, और सीपीआई वहां से चुनाव 1 लाख से ज्यादा वोट से जीतेगी, और वह गिरिराज चुनाव जब अवधेश राय जीत रहे। देखिए, वक्त कम है हमारे पास, तो जल्दी जल्दी हम बाकी सीटों को निपटाएंगे, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है खगड़िया की सीट। यानी कि एक तरफ है संजय कुमार, तो दूसरी तरफ मैदान में है राजेश वर्मा। क्या होने जा रहा है? राजेश वर्मा जो जीत रहे हैं वहाँ पे, राजेश वर्मा चुनाव सुनार का बम वहाँ पे। अच्छा जी, मतलब कि सुनार मतलब राजेश वर्मा चुनाव जीतेंगे, यानी कि वहां से भी हेलीकॉप्टर ही उड़ेगा जी, हेलीकॉप्टर ही उड़ेगा। आपको क्या लगता है? वहां से संजय कुमार चुनाव जीत रहे हैं, वह अखाड़ा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा? नहीं, वहाँ तो सीपीएम जीत रहा है, और वहाँ यादव और कुशवाहा का अखाड़ा था। अच्छा। तो यादव कुशवाहा एक साथ वोट किया, मुसलमान तो जीतने का सवाल कहाँ होता है राजेश वर्मा का, और यहाँ से सीपीएम के संजय कुमार चुनाव जीत रहे हैं, गारंटी की सीट है, और कुशवाहा ने, यादव ने, मुसलमान ने वहाँ बम्पर वोट किया है, बम्पर वोट किया है। हाँ, और संजय कुमार के पक्ष में। वो सिमरी बख्तियारपुर एक विधानसभा, वहाँ 1.5 लाख से ज्यादा वोट आ जाएगा संजय को। एक ही विधानसभा को पाटने में इसको कई विधानसभा दौड़ना पड़ता है, यानी कि चिराग पासवान का एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर पा रहा है। चलिए, अब हम अगली सीट पर आते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है भागलपुर की सीट। और आपको मालूम है कि यहाँ पर एक तरफ अजय मंडल है, तो वहीं दूसरी तरफ मैदान में है अजीत शर्मा। क्या होने जा रहा है? अजय मंडल चुनाव जीत जाएंगे, जीतने की संभावना है उनकी। अजय मंडल चुनाव जीत रहे हैं। ये वही अजय मंडल है जिनका जमकर विरोध करते हैं गोपाल मंडल। हाँ, वही मंडल है, दोनों की जाति के हैं, लेकिन उस इलाके में गंगोता की बड़ी आबादी है, हाँ। तो उसका असर पड़ेगा। और जदयू का अपना असर है, भाजपा का वोट है, और अजीत शर्मा उस ढंग से प्रभावशाली नहीं है उस इलाके, पूरे जिले में एक क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन पूरे जिले के लिए बिटिया भी आई थी, बिटिया आई थी, तो बॉलीवुड की हीरोइन प्रचार की, नेहा शर्मा पिता की, हाँ आई होगी, लेकिन वो बहुत जादू नहीं चल पाया, नहीं जादू नहीं चल पाया। आपको क्या लगता है? वहां से अजय मंडल जीत रहे हैं, अजीत शर्मा ने बैकवर्ड फॉरवर्ड करने की जो कोशिश की है, इसका घाटा उसे हुआ है, और यहाँ से अजय कुमार मंडल चुनाव जीत। ये गलती भारी पड़ गई है। हाँ, भारी पड़ गई है। भूमिहार एग्रेसिव हुआ तो बैकवर्ड भी एग्रेसिव हो गया। हाँ। चलिए, अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है बांका की सीट। आपको मालूम है कि बांका में एक तरफ गिरधारी यादव हैं, तो दूसरी तरफ मैदान में है जयप्रकाश यादव। क्या होने जा रहा है? जय की पराजय। जय की पराजय, यानी कि गिरधारी यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, जीत रहे हैं बांका गिरधारी यादव। बिल्कुल। चलिए, आपको क्या लगता है? यहाँ से गिरधारी यादव चुनाव जीतेंगे हम।
वीरेंद्र जी के साथ सहमत हैं। सहमत हैं आप? यहाँ से गिरधारी यादव निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे ये भी है हॉट सीट, यानी कि हम बात कर रहे हैं मुंगेर की। आपको मालूम है कि मुंगेर में ललन सिंह का मुकाबला था अनीता देवी से, और अनीता देवी अशोक महतो, बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है। कौन जीत रहा है मुंगेर? जी नीतीश के ललन जीत रहे चुनाव वहां से। नीतीश के ललन चुनाव जीत जीत रहे रहे, जी। यानी कि ललन ने तीर चला दी है। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तीर चल गई है, घायल हो गई है। घायल की बात नहीं कर सकते, लेकिन चुनाव जीत रहे हैं वो। जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है? वहां से अनीता देवी चुनाव जीत रहे हैं। उसका 3 विधानसभा में मुंगेर, जमालपुर, सुरगड्ढा में बम्पर बढ़त होगा। उसके बाद वह पीछे अनीता देवी पछाड़ देंगी ललन? हाँ, ललन सिंह को एकदम पछाड़ देगी। वहां उसको कुर्मी का वोट मिला है, धानुक का मिला है, यादव मुसलमान का मिला है, लेफ्ट का कैडरो का भी वोट मिला है। उसकी जीत तय है। और एक विधानसभा मोकामा में अच्छी स्थिति में ललन सिंह रहेंगे। फिर बाढ़ में भी बीजेपी के लोगों ने विरोध किया है, और लखीसराय में भी बीजेपी के लोगों ने ललन सिंह का विरोध किया। इसका फायदा अनीता देवी को मिल रहा है। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बावजूद अनीता देवी चुनाव जीतेंगी। चलिए हम अगली सीट पर आ जाते हैं और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है नालंदा की सीट। आपको मालूम है कि नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और यहाँ पर लड़ाई थी। एक तरफ थे कौशलेंद्र कुमार तो दूसरी तरफ मैदान में थे डॉक्टर संदीप सौरभ। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? अपने घर में चुनाव हार रहे हैं नीतीश कुमार। क्या बात कर रहे हैं जी? डॉक्टर संदीप सौरभ चुनाव जीत रहे हैं वहां से जी। चुनाव जीत रहे हैं। क्यों हार रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी है कौशलेंद्र कुमार के खिलाफ। कौशल कोई मुद्दा ही नहीं है, तो लड़ते हैं, तुम चुनाव लड़ते हैं नीतीश कुमार वहाँ पे। अच्छा, कोई फैक्टर ही नहीं है कौशलेंद्र कुमार? कोई फैक्टर नहीं। तो नीतीश कुमार खुद मतलब उम्मीदवार समझिए हैं। और इस बार जो गोलबंदी हुई है संदीप सौरभ के पक्ष में अच्छी हो गई है, और उसका लाभ मिलेगा उनको। लाभ मिलेगा। आपको क्या लगता है? नहीं, वहाँ से कौशलेंद्र चुनाव जीत रहे हैं। देखिए वहाँ का इतिहास रहा, यादव भूमिहार एक साथ होते थे, तब सीपीआई के विजय कुमार यादव जीतते थे। जब कुर्मी और भूमिहार एक साथ होने लगे हैं तो 96 से समता पार्टी, फिर जदयू जीतने लगे। नीतीश कुमार यहाँ जीतेगा और तय वहाँ पिछड़ा, भूमिहार, कुर्मी सबका वोट मिल रहा है, और यहाँ सीपीआई में मतलब आप जिता रहे हैं उस सीट पर। कोई चर्चे नहीं, नीतीश कुमार इतना घूमे उसका जीतता है। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं और अगली सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है पटना साहिब की सीट। देखिए आपको भी मालूम है कि पटना साहिब के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कमल ही खिलता है, यानी कि ये बीजेपी का गढ़ है। एक तरफ रविशंकर प्रसाद है और दूसरी तरफ अंशुल अभिजीत है। क्या लगता है कमल खिलेगा इस बार? हाँ फिर खिल जाएगा, दिक्कत नहीं है। कम वोटिंग के बावजूद भी कमल खिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसा बनावट यहाँ किसी है ना कि जो उम्मीदवार है कांग्रेस के, एक तो नए उम्मीदवार थे, पूरी क्षेत्र समझ नहीं थी उनकी, ना कोई कार्यकर्ता था उनके साथ में, तो कार्यकर्ता ना होना, बूथ मैनेजमेंट ना होना, क्षेत्र की समझ ना होना, हाँ ये सब कई कारण थे। ये हरा रही है अंशुल अभिजीत को। आपको क्या लगता है? जीतेंगे यहाँ बीजेपी, लेकिन कांटे की टक्कर। रविशंकर प्रसाद फिर से जीतेंगे, लेकिन कांटे की टक्कर है। पिछले बार वाली जीत की स्थिति नहीं है, क्योंकि बीजेपी के कोर वोटरों में अंशुल अभिजीत ने सेंधमारी की है, और कुशवाहा की बड़ी संख्या में वोट अंशुल अभिजीत को गया है। और हो सकता है कि पटना साहिब लोकसभा विधानसभा सीट में भी ना अंशुल अभिजीत आगे हो जाए, और पटना साहिब और इसमें कुम्हरार में आगे हो जाएंगे अंशुल अभिजीत, तब रविशंकर हार जाएंगे। माने 100% कुशवाहा का मिला होगा तो। लेकिन अभी जो स्थिति पटना शहर में देखने को मिले उसमें रविशंकर प्रसाद चुनाव जीत रहा है। रविशंकर प्रसाद चुनाव जीत रहे हैं। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है पाटलिपुत्रा की सीट। यहाँ पर एक तरफ रामकृपाल यादव है और दूसरी तरफ मैदान में है मीसा भारती, यानी कि लालू प्रसाद यादव की एक और बिटिया। जी बिल्कुल। क्या होने जा रहा है? ये चाचा भतीजी की लड़ाई में भतीजी पर चुनाव जीत रही है। भतीजी चुनाव जीत रही है, मीसा भारती जीत रही है पाटलिपुत्रा। और उसके हारने के जीतने के वजह बन गए खुद पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी कैसे जो बयान दिया कर विक्रम में जिस तरह से जेल भेज देंगे, राउंड डाउन शुरू हो जाएगा। हाँ तो उसका 4 तारीख के बाद। हाँ तो जो पॉजिटिव वोट था यादवों में रामकृपाल जी का, और अब निगेटिव हो गया, उनके खिलाफ खड़ा हो गया, उसी का नुकसान उठाना पड़ रहा है उनको। उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? हाँ, इस बार मीसा जीत रहे। जिस तरह के बम्पर आखिरकार मीसा जीत ही जाएंगे। जिस तरह के बम्पर वोटिंग हुए हैं, और इस बार इसको लेफ्ट का कैडर का वोट मिला है, और 6 विधानसभा में एक दानापुर में पीछे होंगी, बाकी 5 विधानसभा में वो जीतेगी, और उसका जीत इस बार तय है।
उनकी जीत इस बार तय है। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे, झटाझट चर्चा करेंगे, वो है आरा की सीट। एक तरफ सुदामा प्रसाद है और एक तरफ मैदान में है आर.के. सिंह। क्या होने जा रहा है? आर.के. सिंह जीत रहे हैं चुनाव से। आर.के. सिंह जीत रहे हैं। हाँ, उनके खिलाफ कोई सुदामा प्रसाद हार रहे जी। उनका गोलबंदी अच्छी थी राम के पाजी के प्रति, सुदामा जी के प्रति। इसके बावजूद भी लास्ट चुनाव जीतेंगे आर.के. सिंह। आर.के. सिंह जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है? वहां से आर.के. सिंह जीत रहे हैं। पिछले बार यहाँ राजू यादव कैंडिडेट थे, इस बार उनका टिकट काट दिया और राजू यादव को यादवों का वोट मिला, लेकिन कानू समाज से आने वाले सुदामा प्रसाद बनिया का भी वोट नहीं काट पाए हैं। इसका नुकसान उसको हुआ है और यहाँ से आर.के. सिंह विकास के मुद्दे के नाम पर और जीत रहे हैं। वो तो एक आडवाणी को गिरफ्तार करने वाले हैं, इसलिए उसका भी फायदा मिला और आर.के. सिंह चुनाव जीत रहे हैं। आर.के. सिंह चुनाव जीत रहे हैं। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है बक्सर की सीट। और बक्सर में आपको मालूम है कि यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई थी, यानी कि एक तरफ सुधाकर सिंह, एक तरफ मिथिलेश तिवारी और तीसरी तरफ मैदान में निर्दलीय ताल ठोक रहे थे आनंद मिश्रा। क्या होने जा रहा है? ये भूमिहार ब्राह्मण बहुल क्षेत्र में राजपूत की जीत होगी इस बार। ब्राह्मण बहुल क्षेत्र में राजपूत की जीत, सुधाकर चुनाव जीत रहे हैं वहां से। सुधाकर सिंह चुनाव जीत रहे हैं। बड़ी बात है, यानी कि मिथिलेश तिवारी चुनाव हार रहे हैं। चुनाव हारे। देखिए यही वो सीट है जिसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सब कह रहे हैं कि पता नहीं नतीजे क्या आएंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, वहां तो इस बार जीत तय है सुधाकर सिंह की। जितना उनका कटेगा वोट, आनंद मिश्रा जो वोट काटेंगे वो बीजेपी का वोट काटेंगे। हो सकता है शिवेश मिथिलेश तिवारी 3 नंबर पर नहीं चले जाए और यहाँ मिथिलेश तिवारी 3 नंबर पर उसके मिथिलेश तिवारी, वहां तो चर्चा चल रहा था मिस्टेक तिवारी। मिथिलेश तिवारी तो लोग नाम भी नहीं ले रहा है। मिथिलेश तिवारी को मिस्टेक तिवारी कहा जा रहा था और बीजेपी के अधिकांश लोग वहां खड़ा थे आनंद मिश्रा के साथ। और वहां जो मौजूदा सांसद है जिसका टिकट कट गया है चौबे जी का, इसका भी नाराजगी है। लोगों ने हिसाब किताब चुकता कर दिया। चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है सासाराम की सीट। आपको मालूम है कि यहाँ पर एक तरफ शिवेश राम है तो दूसरी तरफ मनोज राम है। सासाराम में कौन जीतेगा? हाँ, सीट का बम जी, यानी कि शिवेश राम जीत रहे हैं, मनोज राम चुनाव हार रहे हैं। आपको क्या लगता है? हाँ, यहाँ से शिवेश राम आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। शिवेश राम आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है काराकाट की सीट, यानी कि एक और हॉट सीट। आपको मालूम है कि यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है, दूसरी तरफ पवन सिंह है और तीसरी तरफ है राजा राम। क्या होने जा रहा है? ये जय श्री राम के जगह पे राजा राम की जय हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं जी? राजा राम जीत रहे हैं, यानी कि पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को डैमेज कर दिया। डैमेज क्या नहीं किया, लेकिन चुनाव जीतेंगे राजा राम सिंह वहां से। राजा राम चुनाव जीतेंगे। बड़ा फैक्टर पवन सिंह भी है, बिल्कुल डैमेज कर दिया। उनका अपना खेल है कि इस बार चुनाव हरा देंगे हम, तो अगली बार टिकट के दावा हम खुद बन जाएंगे। अच्छा, पवन सिंह का इसलिए खेल कर देंगे। हाँ, चलिए आपको क्या लगता है? यहाँ से राजा राम सिंह चुनाव जीत रहे हैं और यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा 3 नंबर पर चले जाएंगे। कुशवाहा का बड़ा वोट चला गया है राजा राम सिंह को। राजा राम सिंह भी कुशवाहा तीसरे नंबर पर जाएंगे और यहाँ पवन सिंह और राजा राम के बीच लड़ाई है। चलिए हम अगली सीट पर आ जाते हैं और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है जहानाबाद की सीट। और जहानाबाद में 5 पहलवान है मैदान में, यानी कि एक तरफ है चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, दूसरी तरफ है सुरेंद्र यादव, तीसरी तरफ है अरुण कुमार, चौथी तरफ है आशुतोष कुमार और 5वीं तरफ है दीपक शर्मा। क्या लगता है कौन फतेह कर रहा है जहानाबाद? सुरेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं वहाँ पे। सुरेंद्र यादव चुनाव जीत रहे, यानी कि पिछली बार 1700 कुछ मतों से हारे थे, इस बार बदला ले रहे हैं अपना। बदल ले रहे हैं, बिल्कुल बदलाव नहीं रहे हैं। हाँ। बदला भूमिहार लोग ले रहा है। भूमिहार लोग लगता है कि भूमिहार के सीट में कहार कहां से घुस गया भाई। अच्छा, और धक्के के भागो कहार को बाहर करो। इसलिए चुनाव जीत नहीं रहे हैं, बल्कि चुनाव भूमिहार लोग इनको हरा रहा है, इसलिए जीत रहे हैं। चलिए आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? देखिए, जहानाबाद यादव और भूमिहारों का अखाड़ा रहा और इसमें नीतीश ने पिछले बार खेला करके अति पिछड़ा को जितवा दिया। उसी का गुस्सा निकाल रहा है, अरुण कुमार के पक्ष में भूमिहार जा रहा है और यहाँ से राजद के सुरेंद्र यादव आसानी से चुनाव इस बार जीत। राजद के सुरेंद्र यादव आसानी से चुनाव जीत। चलिए हम अगली सीट जिस पर चर्चा करेंगे वो है औरंगाबाद की सीट। आपको मालूम है कि यहाँ पर एक तरफ सुशील सिंह है तो वहीं दूसरी तरफ मैदान में है अभय कुशवाहा। कौन जीत रहा है? सुशील सिंह चुनाव जीत रहे हैं से। सुशील सिंह चुनाव जीत रहे हैं, बिल्कुल। तो अभय कुशवाहा का चुनाव से कुछ दिन पहले ही आए थे, तो उसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ और जो पहुंच बनानी थी पब्लिक तक नहीं बना पाए, वो नहीं बना पाए। हाँ, इसलिए लाभ मुझको मिल गया जी।
चलिए आपको क्या लगता है कौन जीत देखिए रहा है? वहां से चित्तौड़गढ़ था, वह चित्तौड़गढ़ बिल्कुल। ढह गया है और यहाँ से अभय सिंह कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। अभय कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं औरंगाबाद हाँ से। वहाँ उसको कुशवाहा का, यादव का, मुसलमान का, लेफ्ट के कैडरों का वोट मिला है और वह चुनाव आसानी से जीत रहे हैं। चित्तौड़गढ़ बिहार का इस बार ढह गया है। ढा गया है। चलिए अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे ये भी हाई प्रोफाइल सीट है, यानी कि हम बात कर रहे हैं गया की। यानी कि एक तरफ यहाँ पर कुमार सर्वजीत हैं तो दूसरी तरफ मैदान में है पूर्व सीएम यानी कि जीतन राम मांझी। क्या होगा यहाँ पर? सर्व की जीत। कुमार सर्वजीत जीत रहे हैं, जी। जीतन राम मांझी को शिकस्त दे रहे बिल्कुल हाँ, हैं। चुनाव हार रहे मांझी जी। चुनाव हार रहे हैं मांझी जी। आपको क्या लगता है यहाँ कौन से जीत रहा है? जीत मेरे हिसाब से जीतन राम मांझी चुनाव जीत रहा है। जीतन राम मांझी चुनाव जीत रहा है। उनके पक्ष में माहौल है। गया शहर जो सीट है वो लगातार वहां से बीजेपी जीतती रहे और उनका एक प्रभाव भी है जीतन राम मांझी का, वो आसानी से चुनाव जीते। आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है नवादा की सीट। नवादा में एक तरफ श्रवण कुशवाहा है और दूसरी तरफ मैदान में है विवेक ठाकुर। क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ेगा? विवेक जीत जाएंगे चुनाव से, विवेक ठाकुर। विवेक जीत रहे हैं हाँ जी। यानी कि श्रवण कुशवाहा हार चुनाव रहे हार हैं। रहे हो, चुनाव संभावना हार है, रहे हैं। चुनाव हार रहे हैं। संभावना है। आपको क्या लगता है वहां कौन से जीतेगा? सरबंद कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं और विवेक ठाकुर चुनाव हारेंगे। इस बार कुशवाहा का बड़ा वोट मिला है राजद उम्मीदवार को। यादव, विनोद यादव बड़ा वोट नहीं काट पाए हैं और विनोद यादव का वोट नहीं काटना सरबंद के लिए फायदा हो गया और वह चुनाव आसानी से जीत रहे हैं। एक बड़बिघा है श्रवण कुशवाहा धूल चटा रहे हैं विवेक हाँ ठाकुर। विवेक ठाकुर को, क्योंकि वहां पर अशोक चौधरी का भी विरोध हुआ, विजय सिन्हा का भी विरोध हुआ और वह भूमिहार बहुल विधानसभा में इसका फायदा इसको सरवन को मिला और वो सीट निकाल रहा है। सीट निकाल रहे हैं। अब हम अंतिम सीट की चर्चा कर लेते हैं और अंतिम सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है जमुई की सीट। हमें पता है कि यहाँ पर मैदान में एक तरफ अरुण भारती है और दूसरी तरफ अर्चना रविदास है। क्या लगता है हेलीकॉप्टर चलेगा कि नहीं, लालटेन चलेगा? लालटेन चलेगा वहाँ पे। लालटेन चलेगा यानी कि अर्चना रविदास चुनाव जीत रही है वहाँ से। चुनाव जीत रही है। गाली कांड भारी नहीं पड़ा? कुछ कोई कानून नहीं चलता बोल रहे हैं। वीडियो भी वायरल हो गया था। अरे अब तो वही जैसे जैसे सामूहिक का हुआ है जी कि पासी के नाम पे भूमिहार और यहाँ पे चमार के नाम पे अहिर, अच्छा तो जी इसलिए जीत जाएंगे वहाँ पे। जीत जाएंगे आपको लगता है? चलिए आपको क्या लगता है वहां से जमुई में एकदम राजद जीत रहा है, अर्चना रविदास चुनाव जीत रहे हैं। अर्चना रविदास चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीत रही हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है दोनों ने। देखिए हम आपको एक एक करके अब तमाम ब्यौरा देंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर वीरेंद्र यादव जी ने किसको जिताया है और किसको हराया है और किसकी झोली में कितनी सीटें डाली हैं। चलिए हम एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए राजद को वीरेंद्र यादव जी ने दिया है 13 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें, सीपीआईएमएल को 2 सीटें और वीआईपी को 2 सीटें, यानी कि कुल मिलाकर के महागठबंधन का आंकड़ा हो जाता है 21 सीटों का। अब हम आएंगे एनडीए की सीटों की तरफ, यानी कि वीरेंद्र जी ने बीजेपी को दिया है 9 सीटें, जेडीयू को दी हैं 8 सीटें, एलजेपीआर को दी हैं 2 सीटें और कुल मिलाकर के यहाँ पर आंकड़ा हो जाता है 19 का, यानी कि 21 महागठबंधन और 19 एनडीए फोल्ड में आपने दिया है। अब हम एक एक करके आपको ये भी बताएंगे कि वो सीटें कौन किसी हैं। देखिए बीजेपी को पश्चिम चंपारण, अररिया, महाराजगंज, बेगूसराय, पटना साहिब, आरा, सासाराम, औरंगाबाद और नवादा। जेडीयू के खाते में जो सीटें दी हैं वो हैं वाल्मीकि नगर, झंझारपुर, पूर्णिया, मधेपुरा, सिवान, भागलपुर, मुंगेर और बांका। एलजेपीआर के खाते में है हाजीपुर और खगड़िया। अब हम बात करेंगे महागठबंधन फोल्ड की। देखिए आरजेडी के खाते में जो सीटें गई हैं वो है शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, वैशाली, सारण, उजियारपुर, पाटलिपुत्रा, बक्सर, गया, जमुई, जहानाबाद। वीआईपी के खाते में 2 सीटें गई हैं, यानी कि पूर्वी चंपारण और गोपालगंज। सीपीआईएमएल यानी कि माले के खाते में नालंदा और काराकाट आया है। कांग्रेस के खाते में जो सीटें आई हैं 4 सीटें आई हैं, यानी कि वो 4 सीटें हैं कटिहार, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर, यानी कि एनडीए को 19 और इंडिया को 21 सीटें। चलिए हम आपको ये भी बताएंगे कि कृष्णेश यादव जी ने किसको कितनी सीटें दी हैं। तो हम शुरू करेंगे बीजेपी से। देखिए बीजेपी को दिया है पूर्वी चंपारण, बीजेपी को दिया है मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, पटना साहिब, अररिया, सासाराम। जेडीयू के खाते में जो सीटें दी हैं वो हैं सुपौल, मधेपुरा, झंझारपुर, गोपालगंज, भागलपुर, बांका, नालंदा। हम के खाते में गया। अब हम बात करेंगे
महागठबंधन की सीटों की, यानी कि राजद को कौन कौन सी सीटें दी हैं। वाल्मीकि नगर, शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, वैशाली, सारण, हाजीपुर, उजियारपुर, मुंगेर, बक्सर, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, पाटलिपुत्रा और जमुई। कांग्रेस के खाते में जो सीटें दी हैं वो है पश्चिम चंपारण, कटिहार, समस्तीपुर। सीपीआई को एक सीट दी है बेगूसराय की सीट, सीपीआई एमएल को यानी कि माले को काराकाट की सीट, सीपीएम को खगड़िया की सीट, एआईएमआईएम को एक सीट दी है यानी कि किशनगंज की सीट। आपको बता दें कि इंडिपेंडेंट दोनों को जिता दिया, यानी कि पप्पू यादव को भी जिता दिया है और हिना शहाब को भी जिता दिया है। यानी कि अब हम आपको बता दें कि महागठबंधन के खाते में कितनी, राजद को 15, कांग्रेस को 3, सीपीआई को 1, सीपीएम को 1, सीपीआईएमएल को 1, यानी कि कुल मिलाकर के ये आंकड़ा हो जाता है 21 का आंकड़ा। तो चलिए अब हम बात करेंगे एनडीए की सीटों पर, यानी कि जेडीयू को 7, बीजेपी को 8, हम को 1, यानी कि कुल मिलाकर के ये आंकड़ा हो जाता है 16, एआईएमआईएम को 1 और फिर 2 इंडिपेंडेंट, यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो महागठबंधन को 21 दिया है उन्होंने, एनडीए को 16 दिया है। तो देखिए हमने आपको तमाम ब्यौरा दिया है, हमने आपको बताया है इस एग्जिट पोल में, महा एग्जिट पोल में, कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, किसके खाते में कितनी सीटें आने वाली हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत, हमारा ये एग्जिट पोल आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।